सर आप खा लीजिए पहले। तो स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन द वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ हमारे काम की बातें ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। काम बस ये है कि ये टॉक करता है, बात करता है जीरो हंगर के बारे में, और वो कह रहा है कि जीरो हंगर जो एसडीजी का एम है 2030 तक, वो अचीव नहीं हो पाएगा। दैट विल नॉट बी अचीव बिकॉज कंडीशन बहुत खराब है। अब मेरे को ये बताओ कि जीरो हंगर जो है ये कौन से वाले एसडीजी में था? एसडीजी में कितने टारगेट्स थे, कितने गोल्स थे? 17। 17 गोल्स थे, 169 टारगेट्स थे, और उसमें से कौन सा वाला गोल बात करता है हंगर के बारे में? सर 2। वेरी गुड, एसडीजी 2, नो हंगर। तो ये बातें चल रही हैं इसमें। वो बोल रहा है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव एसडीजी ऑफ जीरो हंगर, कंडीशन बहुत खराब है। इसीलिए खाना वाना फेंकने से पहले 50,000 बार सोचिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो एक वक्त का जिनको खाना मतलब मिल नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई, याद ये रखिएगा कि सूटी रिलीज कौन करता है और उनका रिपोर्ट क्या कह रहा है। तो करंट में कुछ अगर आया है तो करंट अफेयर्स में देख लेना फटाफट, कुछ आया नहीं आया है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या है? देखिए, अगर हमें एक चीज पता है कि मिनिस्टर्स तो वो अपने मन से अपॉइंट नहीं कर सकता ना मेरे भाई। ये तो जो सीएम नो बोलेगा सर। वही करेगा ना वो। तो मान लेते हैं सेकंड हमें पक्का पता है कि वो रॉन्ग है, ठीक है, सेकंड पक्का पता है कि ये तो नहीं होगा, और इन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है, तो इसमें वो थोड़ी ना सीएम से पूछ के जाएगा कि भैया अपने स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, करेंगे या नहीं करें। ऑब्वियसली उसमें वो खुद अपना डिस्क्रिशनरी लेगा। मतलब वन अगर करेक्ट है, टू अगर रॉन्ग है, और हमें ये भी पता है कि थ्री भी अपनी मर्जी से ही वो भेजता है। सीएम से थोड़ी पूछेगा कि कुछ बिल हम प्रेसिडेंट को भेजें या नहीं भेजें। उसको लगता है कि कुछ ये लोग बिल पास कर रहे हैं जो गड़बड़ है, झाला है, तो हम भेजेंगे इसको प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन में आता था। तो वन और थ्री सही है, टू रॉन्ग है। देखते हैं इससे सॉल्व होता है कि नहीं। अगर आपको पता है कि वन और थ्री करेक्ट है तो मतलब ये तो चला जाएगा, और टू रॉन्ग है तो टू हटाते जाओ, ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, वन एंड थ्री ओनली। समझ आया यस ना? सर। हाँ, ये तो जो रूल्स बनाएगा कंडक्ट करने के लिए बिजनेस, वो भी वो अपने मन से नहीं बनाता है, वो पूछना पड़ता है उसको सीएम से। लोकसभा 552 स्ट्रेंथ है, 530 डायरेक्टली जो है तुम्हारे स्टेट से आएंगे, 20 यूटी से आएंगे। यूटी में कौन से स्टेट भेजता है लोकसभा में मेंबर्स? दिल्ली यूनियन टेरिटरी भेजता सर है। हाँ, दिल्ली यूनियन, दिल्ली एंड पुडुचेरी। दो जो मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ये खत्म हो गया, अब नहीं होता। अभी इन्होंने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, 104th सीएए, और अब ये दो एंग्लो इंडियन नहीं रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने बोला कि 296 मेंबर्स ही ऑल ओवर इंडिया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, उनको 2 सीट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उन्होंने हटा दिया। वोटिंग एज कब रिड्यूस हुआ है शबनम, कौन से एक्ट से? सर वोटिंग एज जो है, पहले वोटिंग एज जो था 21 ईयर्स था, अभी 18 ईयर्स हो गया है। अगर अभी भी 21 ईयर्स रहता तो तुम कभी वोटिंग दे ही नहीं पाते, वोट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि थैंकफुली 18 हो गया तो यू कैन वोट नाउ। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? 61 वाह, कैसे पता तुमको? सवाल लिखा है। अरे वाह वाह। अब यही अभी हम बात कर रहे थे कि दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कौन होता है? हु इज एन एंग्लो इंडियन? आर यू एन एंग्लो इंडियन? सर जो फॉरेनर होते हैं लेकिन यहाँ का रेसिडेंट होता है। अरे बाप रे, जिसके पापा वापा फॉरेनर होंगे लेकिन बच्चा पैदा कहाँ हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे कंडीशन, उसमें एक कंडीशन भी है कि हो सकता है उसके पापा ब्रिटिशर हो लेकिन यहाँ आया और बच्चा यहाँ पैदा हुआ, तो वो हो गया एंग्लो इंडियन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। फेमस एंग्लो इंडियन कौन है? डेरेक ओब्रायन। तुम शबनम, तुम पाकिस्तान से है ना? तुम लोग पार्टीशन के बाद इधर आया था ना? सर पता नहीं शायद। झूठ बोलता है, सही बताओ, जल्दी से सर बताओ। टाइम। रिकॉर्डिंग पे। ओह सर ठीक, चलिए बाद में बताइएगा, ठीक ना? यस सर। हाँ, तो मैं कुछ खाने लगा फिर से, मैं जहाँ पे मौका मिलता है खा लेता हूँ। तो हम बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट है बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे? एंग्लो इंडियंस क्या? उन्होंने बोला सिर्फ 296 मेंबर्स हैं। ऐसे 300 लोगों को अगर हम सीट देने लगे तब तो इंडिया में बहुत सारे लोग मांगने लगेंगे हमें भी सीट दो अलग से। इतने कम लोगों का डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल टू गिव देम 2 सीट्स, एंड दैट टू लोकसभा। सो दैट्स व्हाट रविशंकर प्रसाद वाज सेइंग। आई अंडरस्टैंडिंग? आगे चलिए बेटा। यस सर। तो इसमें फिर बहुत डिबेट हो गया, झगड़ा हो गया। अर्नाकुलम का एमपी है, वो भी एंग्लो इंडियन है, डेरेक ओब्रायन ने बोला कि भैया आप 296 बोल रहे हो, आपका गलत है क्लेम, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 से ज्यादा है। फिर इन्होंने बोला कि ले लो सीट ले लो, लेकिन हम लोगों से हमारी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते तुम। ये सब बातें चल रही हैं। आगे चलते हैं भैया, अभी इतना टाइम नहीं है इमोशनल होने का। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है, मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ आता है, मेरे को भी 2-3 साल लग गए थे समझने में। स्टोरी ये है कि जो सीट्स हैं, जो अभी भी सारे स्टेट्स को सीट दिया हुआ है लोकसभा एक्सेट्रा का सीट, वो 1971 में जो दिया था उसी पे फ्रीज करके रखा है। समझा रहा है? 1971 लेवल पे ही फ्रीज करके रखा है। ऐसा क्यों करके रखा है शबनम?
सर 1971 का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। एग्जैक्टली अभी के हिसाब से अगर वो सीट वेट हर सेंसस के हिसाब से अगर बदलने लगेंगे ना, तो जो बीमारू स्टेट है इनके पास तो सारा सीट इन्हीं के पास पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट। इतना बच्चा पैदा किया है इन लोगों ने, इतना फ्री टाइम होता है इनके पास कि आज कुछ तूफानी करते हैं और ऐसा रात में तूफानी कर करके खूब सारा बच्चा पैदा कर दिया है इन लोगों ने। तो इसीलिए ताकि पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स जो है ये इनकरेज हो, उन्होंने फ्रीज कर दिया सीट्स कि जो 1971 लेवल है उसी में सीट्स रहेंगे, जो सीट्स उस टाइम डिसाइड किया था वही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस कुछ सर। समझ में आ रहा है? ज्यादा तूफानी कुछ नहीं करना है जैसा कि ये लोग करते हैं। तो अब ये चीज तो हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रीएडजस्टमेंट नहीं होगा सीट्स का। अच्छे से समझो जो बता रहा हूँ। सीट्स जो है वो 1971 लेवल पे फ्रीज है, लेकिन रीएडजस्टमेंट अलाउड है। रीएडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए बिहार है एक एरिया, और बिहार में मान लेते हैं 79 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन बिहार के किसी एक एरिया है, मान लेते हैं कोई एक एरिया है, लेट्स से सासाराम वाला एरिया है, वहां से 20 सीट्स जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं 10 सीट जा रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि उस टाइम में पॉपुलेशन ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर एरियाज, तो 10 दिया। लेकिन अब इधर वाला पूर्णिया कटिहार वाला एरिया है लेट्स से, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सीट्स जो है 79 ही रहेगा टोटल, लेकिन इधर उधर रीएडजस्ट कर सकते हैं वो सीट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूँ मैं? कि हो सकता है कटिहार वाले एरिया में वो ज्यादा एमपी के सीट्स बना दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड फटाफट देखिएगा। ठीक है, 84th अमेंडमेंट से बोला कि आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो। ये चीज SC/ST सीट्स के साथ भी हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे। 87th अमेंडमेंट बोलता है कि आप डीलिमिटेशन जो करो। अब यहाँ समझो बात को, सीट्स जो है अभी भी 1971 लेवल पे, सारे स्टेट्स को जो एमपी मतलब लोकसभा का सीट वीट मिल रहा है वो 1971 लेवल का है, लेकिन वो अपने स्टेट में बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक एरिया था, वहां पे पहले 4 सीट थे एमपी के, तो उस एरिया में वो 3 सीट कर सकते हैं, अभी किसी दूसरे एरिया को 6 सीट के बजाय 7 सीट दे सकते हैं वो, अगर उनको लग रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके। लेकिन यस सर। ओवरऑल सीट सेम रहेगा। तो 87th अमेंडमेंट बोलता है कि यू कैन डू द डीलिमिटेशन इन योर पर्टिकुलर स्टेट, बट दिस कैन बी डन एंड दिस यू कैन डू बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, और जो शायद ये आगे बढ़ा के 2011 सेंसस भी कर देंगे। लेकिन ये आपको करना होगा बिना सीट्स बढ़ाए। आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे? तो सर ये जो डिलिमिटेशन करते हैं ये आपस में बात करके करते होंगे ना, इसके लिए कोई फाइटिंग तो नहीं होता होगा क्यों फाइटिंग होगा? या तुम्हारे डिसएग्रीमेंट? स्टेट का, मान लो बिहार का 79 सीट्स है लोकसभा का, वो 79 फिक्स है। तुम अपने स्टेट में क्या कर रहे हो इससे मेरे को क्या मतलब है? तुम अपने घर में लड़ो मरो कटो जो करना है करो, मेरे को क्या मतलब है, जब तक कि मेरे को हाँ प्रॉब्लम। मतलब आपस में सर। आपस में मतलब अपने स्टेट में हो जाता है बात, और फिर भेजते होंगे ये डीलिमिटेशन कमीशन को, और उससे अप्रूव हो जाता हो किसी दूसरे स्टेट। मेरे को क्या मतलब, झारखंड को क्या मतलब है? तुम्हारा 79 है, तुम इस एरिया को 4 दो या 5 दो, अपने एरिया में जो भी तुमको करना है करो, तुम्हारा टोटल सीट तो सेम है। समझ में आ रहा है ना? मेरा सीट तो कम नहीं ये हुआ। सर तो ये डिवीजन सर ये जो डिलिमिटेशन है ये करता कौन है, किसके हाथ में? ये डीलिमिटेशन कमीशन के हाथ में है। डीलिमिटेशन कमीशन देख लीजिएगा, आई गेस आर्टिकल 82 है जो डील करता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है डीलिमिटेशन कमीशन, ये करते हैं। स्टेट इनकी हेल्प लेके ये करता है। समझ में आ रहा है? डीलिमिटेशन कमीशन, इसके बारे में पढ़िएगा। डू रीड अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन, दैट इज योर होमवर्क टुडे। आगे चलें बेटा, 236 पे ही अटके हैं। चलें? ओके सर। तो ये अच्छा, ये ट्रिकी है, अच्छे से समझ जाइए। अब SC/ST का सीट जो है वो रिजर्व है। अब यहाँ पे भी ये सब गेम चल रहा है कि रिजर्व है सीट्स, ठीक है, वेरी गुड। ये रिजर्वेशन 2020 तक ही होना था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कि एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिया, उन्होंने बोला कि 2030 तक अभी रिजर्वेशन चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे, कौन से, और ये बहुत बार आ चुका है, किस इंडियन स्टेट का मैक्सिमम नंबर ऑफ SC सीट्स है? लोकसभा में कौन से स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ SC सीट्स है? कौन से स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ST? कैसे पता? बोलो, लिखा हुआ है सर। सर एज्यूम, नहीं सर एज्यूम किया। अरे भाई यहाँ देखो ना, लिखा हुआ है यूपी 17, और ST सीट अभी हमने कल भी पढ़ा था, या पता नहीं कब पढ़ा था, कि जो एसटी मैक्स एमपी, एमपी। क्योंकि एमपी में मैक्सिमम ST पॉपुलेशन है। परसेंटेज वाइज यस किस सर। किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज? मिजोरम। अरे वाह छब्बू मियाँ। तो अभी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से SC/ST का रिजर्वेशन 2030 तक चलेगा। अब आते हैं नई स्टोरी पे। 84th 87 अमेंडमेंट, वो सारे क्या बोल रहे हैं कि रीफिक्सिंग जो पहले आप कर रहे थे कि टेरिटरीज डिवाइड कर रहे हो ऐसे ऐसे, आप इससे ना एक और चीज कर सकते हो। मान लेते हैं कि बिहार में 79 सीट्स हैं, और आपने पहले SC को दिया था 16 सीट, लेकिन अब 16 सीट दिया होगा प्रोपोर्शन देके कि 16 सीट दे रहे हैं, 20% पॉपुलेशन है SC का। मान लेते हैं अभी SC का सीट मतलब पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 30%, तो आप सीट बढ़ा दो, 79 सीट ही रहेगा आपका टोटल, लेकिन पहले जो 16 सीट थे SC के उसको बढ़ा के 22-23 कर दो। तो ये रीफिक्सिंग आप कर सकते हो बेस्ड ऑन 2001 सेंसस जो 87th अमेंडमेंट में हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन टोटल सीट्स अभी भी सीट रहेंगे, SC/ST के सीट्स बढ़ सकते हैं। समझ में आया? यस सर। वाह वाह छब्बू मियाँ, आंसर सॉल्व कीजिए इसको। आपको अपना नया नेम पसंद आया छब्बू मियाँ? अरे वाह,
इसका आंसर क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। ये ऐसा क्वेश्चन है, करके गए तो कर लोगे, नहीं तो गलत होगा एग्जाम में। सर बोथ। दोनों ही गलत है। अब देख, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है यूनियन का, वो वेस्टेड है प्रेसिडेंट में। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये बोला जाता है ना कि जो नाम है प्रेसिडेंट का है, सब कुछ किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन एक्चुअली में फैसला लेता है प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद प्रेसिडेंट, तो ये तो गलत हो गया। और प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी नहीं है सिविल सर्विसेज बोर्ड का, वो जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो जनरली चेयरमैन होता है, और ये कौन होते हैं? जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर नहीं किए हो ना तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे चले। यस सर। डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? अब देखो, यहाँ पे सारा गणित नहीं पढ़ना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आप मुंह उठा के इधर उधर जो पार्टी कह रहा है वो मान नहीं रहे हो, और पार्टी छोड़ के जा रहे हो, ये सब करने पे क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा 10 शेड्यूल के अंदर। ये डिसाइड कौन करेगा? आपको जो पार्टी, मतलब मैं निकाल रहा हूँ, आप जैसे मैंने बोला कि शबनम है, वो शिलोंग में एक एरिया है, लेट्स से उलूबाड़ी। उलूबाड़ी शिलोंग से वो खड़ी हुई है, और उलूबाड़ी में वो जीत गई। तो अब अगर शिलोंग, मैंने देखा कि ये जो शबनम है, ये कांग्रेस पार्टी से खड़ी हुई थी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसको हटाना है। तो मैं इसको उल्लूबाड़ी से हटाऊंगा, तो ये कौन हटाएगा? कौन हटाएगा तुमको उल्लूबाड़ी से, उल्लूबाड़ी वाले सीट से? जल्दी बोलो शबनम। ये हटाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस मतलब अगर तुम लोकसभा से हो तो लोकसभा का स्पीकर हटाएगा, अगर तुम राज्यसभा हो तो वहां के जो चेयरमैन है वो हटाएंगे। समझा ना? ठीक है। तो ये उनका फैसला होता है, वो डिसाइड करते हैं। 10 शेड्यूल में कैसे हटाया जा सकता है? मान लो तुमने गिव कर दिया पार्टी का मेंबरशिप जिससे तुम खड़े हुए थे, या पार्टी बोल रहा है भैया इसको वोट करो, तुम्हारा है कि तुम जाते ही नहीं हो वोटिंग करने, या अलग जगह वोट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड और फोर्थ पॉइंट। मान लो तुम इंडिपेंडेंट मेंबर हो, तुमने किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्दलीय। सुना होगा निर्दलीय, हैव यू हर्ड निर्दलीय? वो निर्दलीय, यस सर। हाँ। तो वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, तब खत्म हो गया उसका सीट। और अगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तब उसका सीट खत्म हो जाएगा। मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा से, 6 महीने के अंदर अगर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सीट रहेगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन किया तो ही इज गॉन, उनका सीट खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई था ऐसा? सर किसके 6 महीने जैसे ही उनको नॉमिनेट किया? हाँ, जैसे ही उनको ओके ओके नॉमिनेट। सर डन। चलो जल्दी से उसको शब्द में बताया कि सर आप इससे पहले कि अभी आप गाना वाना गाओ, जल्दी से डन बोल के मैं आपको आगे बढ़ा देती हूँ। क्यों? सब समझता हूँ मैं। जल्दी से देखिए इसको। शब्बू मियाँ, ऐसे हम कैसे पहुंचेंगे 330 तक? सर मैं भी क्या करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है ज्यादा फास्ट। हाँ, पढ़ लो इसको। मेरे भाई आज दूसरा लेक्चर चल रहा है ना सर हमारा हो गया। पॉलिटी का। यस मतलब सर। ऐसे तो हमने पहले पढ़ा, लेकिन देख इसमें हमने कितना कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा हो गया ना कवर अभी तक। और सर अगर 166 से स्टार्ट किया था। हाँ नहीं भाई, 457 स्लाइड है ना अपना, उसमें 243 पे है, तो हाफ से ज्यादा कवर हो गया ना मेरे भाई। यस 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 यस। आपने साथ दिया तो और बहुत ज्यादा कवर कर लेंगे आज। एक एक लेक्चर और बचेगा, उसमें खत्म। डबल मेंबरशिप का क्या मतलब है? कि आप एक साथ दो चीजों का, जैसे आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं बन सकते। आप ये भी नहीं है कि एमएलए बन गए हो किसी स्टेट में, उलूबाड़ी में शिलोंग के, और आप एमपी बन जाओ। उलूबाड़ी कोई जगह है क्या शिलोंग में? हाँ जी सर। उलूबाड़ी इज अ प्लेस इन शिलोंग। नो सर, यहाँ पे लापलांग डोंग मैदान ऐसे ऐसे होता है। पुलिस मैदान। ओह, लापलांग, समझ गया मैं। लापलांग तो जानता ही हूँ मैं, वहाँ बगल में ही है। तो ये क्या बोल रहे हैं वो, कि आप अगर दोनों हाउस में इलेक्ट हो गए हो तो 10 दिन के अंदर बताइए, अदरवाइज राज्यसभा का सीट चला जाएगा। एक मेंबर में, एक हाउस में बैठे हुए हो लोकसभा में, और दूसरे में इलेक्ट हो गए, तो पहला वाला हाउस खत्म। समझ में आ रहा है ना? अगर राज्यसभा में बैठे यस हुए सर। हो और लोकसभा में इलेक्ट हो गए तो राज्यसभा का सीट खत्म। और अगर दोनों हाउस में इलेक्ट हो गए हो एक साथ, तो बताओ, नहीं तो दोनों सीट खत्म। हीरो नहीं बनना है, मतलब हीरो मत बनिए कि आप दोनों जगह खड़े हो सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी यस तरीके सर। से ये सारे केसेस हैं कि डबल मेंबरशिप इज नॉट अलाउड। आप अगर लोग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के भी साथ में मेंबर नहीं बन सकते हो। ठीक है? अगर आप स्टेट ओके लेजिस्लेचर के मेंबर हो और
आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हो, तो अगर आप मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन नहीं करोगे 14 दिन के अंदर, तो पार्लियामेंट का सीट वेकेंट। अब यहाँ ट्रिकी चीज ये है कि यहाँ देखो, एक जगह लिखा है 14 दिन, एक जगह लिखा है 10 दिन। वो थोड़ा ध्यान रखना, कहाँ पे 10 दिन है और कहाँ पे 14 दिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। 10 दिन कहाँ है, 14 दिन कहाँ है? राज्यसभा में 10 दिन। अरे राज्यसभा, फिर वही राज्यसभा। तुम अगर दोनों हाउस से जीत के आ गए हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, तब तुमको 10 दिन के अंदर अच्छा, बताना है कौन से हाउस में सर्व करोगे, अदरवाइज राज्यसभा का सीट चला जाएगा। और वो जो 14 दिन वाला टाइम था, वो था कि अगर तुम स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो और फिर पार्लियामेंट से भी जीत गए हो, तो अब 14 दिन के अंदर अपना स्टेट लेजिस्लेचर का सीट छोड़ दो, नहीं तो पार्लियामेंट का सीट चला जाएगा। समझा रहे हैं ना? क्या किया, रोने लगा सब लोग? ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सा सर? समझ गई सर। झूठ बोलता है, ये क्यों सो रहा है? ये शबनम है, रात में 12 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है और फिर इधर उधर सोता रहता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या है स्टोरी इसका? शबनम, ये तुम भी ऐसा ही करता है, कहीं पे भी सो जाता है? नो सर। वेरी गुड। स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपने सुना है कभी नाम इसका? यस सर। कौन है ये जो टकलू है, टकलू नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते बड़े आदमी को, क्या नाम है इनका? ओम बिरला सर नाम है इनका। नाम याद है। ओम बिरला। ये अभी स्पीकर है, आएंगे तभी भी स्पीकर, ये चेक कर लेना, ओम बिरला। और ये क्या होता है, इनको कौन इलेक्ट करता है? ये मेंबर होनी चाहिए। अगर आपको स्पीकर बनना है लोकसभा का शबनम, तो यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, आपको अगर रिजाइन करना है तो डेप्यूटी स्पीकर को लिख के रिजाइन करना। बहुत यहाँ पे गलती क्यों होती है, इसको क्यों अंडरलाइन किया हुआ है? क्वेश्चन दे देगा कि व्हेन स्पीकर रिजाइन, ही रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। सबको लगता है प्रेसिडेंट को तो करना चाहिए, प्रेसिडेंट बड़ा है, अपने तो छोटे को क्यों करेगा भैया? डेप्यूटी स्पीकर उसका कोई छोटा वोटा नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रिकी चीज है कि जब वो रिजाइन करता है तो डेप्यूटी स्पीकर को लिख के रिजाइन करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सी कि नहीं कोई सी? यस सर। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन करके नहीं लिखता। फिर कहाँ से उसको पावर मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ध्यान ये रखना है, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए ये जो लोकसभा है 2024 में खत्म होगा, ये 2024 में लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। लोकसभा ही डिसॉल्व होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर। तो 2024 में जब लोकसभा डिसॉल्व होगा सरन मैम, तो ऐसा नहीं है कि ओम बिरला सर खत्म। नहीं, 2024 के बाद जो इलेक्शन होगा, फर्स्ट मीटिंग से पहले तक वो रहेंगे। और जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगा, उसमें एक नया स्पीकर प्रोटेम इलेक्ट होगा और फिर ओम बिरला सर चले जाएंगे राजस्थान, जहां से वो है। समझ में आ रहा है? So when the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and he continues till the new elected Lok Sabha meets. Are you understanding कोयता सी? ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, इसलिए बार-बार कह रहा हूँ। मिस्टर शबनम, बोलते रहा कीजिए जल्दी-जल्दी। यस सर, वेरी यस सर। वेरी वेरी वेरी। अब यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सर पार्लियामेंट्री। यहाँ पे लिखा है कि वो लोकसभा डिसॉल्व होने से वो अपना सीट वैकेंट नहीं करता है, वेकेट तो वो नहीं, राजस्थान कैसे जाएगा? राजस्थान तब जाएगा जब नया लोकसभा मिल जाएगा, नया स्पीकर प्रोटेम इलेक्ट हो जाएगा, तब जाएगा वो राजस्थान। सुनता नहीं है तुम शबनम, तुमको पॉटी हो रहा है। कंटिन्यू। मेरे भाई ओके, 2000, यस यस, समझ आ गया सर। बहुत तुम लेकिन ना शबनम, सॉरी थोड़ा सर, ट्यूबलाइट हो गई मैं। हाँ, सोया करो। 3 सोर्सेज़ हैं जहाँ से इनको पावर मिलता है, पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब याद रखना कोरम, वो जनरली डिसाइड करता है कि कब मीटिंग हुआ, कब नहीं होगा। 1/10 मेंबर अगर नहीं है टोटल स्ट्रेंथ का, तो मीटिंग नहीं होता। मतलब मान लीजिए 550 मेंबर है लोकसभा में, 1/10 चाहिए, 55 मेंबर चाहिए मिनिमम, तभी मीटिंग होगा, तभी बातें होंगी। कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ तो हाउस एडजर्न हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। ठीक है? फिर अब देखो क्या-क्या चीज़ें हैं। लोकसभा स्पीकर, ये तो ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा चेयरमैन। चेयरमैन होता है राज्यसभा में, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की घोर बेइज्जती हुई है 2 मैटर्स में। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट सर, आई लव हिम एंड ही इज द क्यूटेस्ट बॉय, क्यूटेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन माय लाइफ। लेकिन 2 मैटर्स में कहाँ पे मतलब लोकसभा स्पीकर के पास ज्यादा पावर है। जो जॉइंट सिटिंग होगा दोनों हाउस का, ये प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। लेकिन समझ रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा, जो चेयरमैन है तुम्हारे राज्यसभा का, वो करेगा लोकसभा स्पीकर। सेकंड केस होता है कि मनी बिल है या नहीं, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करेगा लोकसभा स्पीकर, ना कि तुम्हारा जो चेयरमैन था राज्यसभा का। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन 2 चीजों में आपको दिखता है कि जो पावर है वो किसका ज्यादा है, वो तुम्हारे जो स्पीकर है उनका पावर ज्यादा है। ये चीज देखना था। मिस्टर शबनम, यस मिस्टर सर। मिस्टर शबनम, ठीक है। अब ये सारी चीजें होंगी, ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लोकसभा स्पीकर है इनका पावर ज्यादा है। फिर एक्स ऑफिशियो मनी चेयरमैन। बिल पे कुछ भी डिसीजन होगा वो लोकसभा करेगा। हाँ, लोकसभा का लेगा, लोकसभा लोकसभा का बहुत पावर होता है और वो 14 दिन का टाइम देता स्पीकर है। का। हाँ,
14 दिन का टाइम देता है राज्यसभा को, जब वो पास करते हैं लोकसभा। 14 दिन में उन्होंने जो डिसीजन लेना है ले लें, उनका वो बात सुनेंगे या नहीं भी सुन सकते हैं। टोटली इट्स अप टू टोटली कि लोकसभा क्या डिसाइड करता है। मान लीजिए राज्यसभा ने बोला कि यार इसमें ना कुछ चेंजेस वेंजेस करो, तो अगर लोकसभा चाहेगा तो वो चेंजेस करेगा, अदरवाइज वो इग्नोर भी कर सकता है जो भी राज्यसभा बोले। ठीक है? ओके, ओके सर। अब इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ये जो 3 हाउसेज हैं, बिज़नेस बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, इसका चेयरमैन होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है? आगे चलें? सर ये एक्स ऑफिशियो क्या है? एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो टर्म का क्या मतलब होता है? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होती है, जिसमें अलग-अलग जगह जो पार्लियामेंट होते हैं, वर्ल्ड ओवर पार्लियामेंट होते हैं, जो भी डेमोक्रेसी है, तो वो लोग मीट करते हैं। उनके स्पीकर या उनका जो भी उन्होंने नाम दिया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, ये सब मीट करेंगे। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? यू आर चेयरमैन बिकॉज़ यू बिलॉन्ग टू अ सर्टेन पोस्ट। यू आर चेयरमैन नॉट बिकॉज़ यू आर ओम बिरला, यू आर चेयरमैन बिकॉज़ यू आर अ लोकसभा स्पीकर। समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि आपने कोई पोस्ट होल्ड की हुई है, इसीलिए आप बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हो। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, एमपीसी। एमपीसी में जो तुम्हारा आरबीआई का गवर्नर है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब है? वो किसी आदमी को हम वो पोस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तुम आरबीआई गवर्नर हो, इसीलिए तुम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन गए। समझा ना एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ? ओके। तो नहीं आया? सर अगर वो हाँ। कोई भी मीटिंग होगा। हम्म। अरे नहीं सर। हाँ, बोलो बोलो। ट्यूबलाइट, जल्दी से बोलो। सर मुझे नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया? देख मेरे भाई, सर अगर अगर वो उनका पार्ट है तो वो बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं मान ले मेरे भाई, तुम लोकसभा लोकसभा स्पीकर का। हो। तुम लोकसभा स्पीकर हो ओके। तो तुम बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाओगे पार्लियामेंट्री ग्रुप के। तुम बाय डिफॉल्ट जो चेयरमैन रहोगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, इसके डजंट मैटर तुम मैं यहाँ पे शबनम को बिठा दूं या मैं खुद जाके बैठ जाऊं, तब भी मैं बनूंगा। सो आई एम अ चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप बिकॉज आई एम होल्डिंग अनदर पोस्ट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओके। एक्स ऑफिशियो। समझ में आ रहा है? ओके। यस आगे यस। चलिए बेटा। यस सर। हम्म, ठीक है। ये सब स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज ध्यान ये रखिएगा कि ये जो तुम्हारे स्पीकर हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। हैव यू एवर हर्ड द टर्म ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? यस सर। यस सर। क्या सुना है? सर टॉप बॉटम जैसे। टॉप बॉटम? जैसे कि प्रेसिडेंट, उसका नीचे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे। कैसी अश्लील बातें कर रहे हो बड़े ऊपर से नीचे। छोटा। हाँ ठीक है। तो क्या सर? उसमें कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर है। मैं कह रहा था कैसी अश्लील बातें कर रहे हो ऊपर नीचे, कि कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों का इक्वल प्रेसिडेंस दे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर भी जो है स्टेट से, उससे भी ऊपर आता है स्पीकर, जबकि स्पीकर को कोई नहीं जानता, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वो ऊपर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और सर। प्राइम मिनिस्टर थर्ड नंबर पे है, ऑल्दो जो मैक्सिमम जो रियल पावर है वो इन्हीं के पास है। तो कभी कभी होता है दिखाने के लिए कुछ और रियलिटी कुछ और। इसका आंसर यस बताओ सर। भाई। which of the following are implied institutionally in parliamentary government? देख, अगर तुमको ये पता है कि थर्ड रॉन्ग है, कैबिनेट इज नॉट हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, एंड कैबिनेट इज हेडेड बाय पार्लियामेंट, मींस सॉरी पीएम। कैबिनेट को कौन हेड करता है? पीएम ना जी। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? पीएम। तुम्हारे प्रेसिडेंट। सो दिस इज रॉन्ग, राइट? अगर आपको थर्ड भी पता होता है इस क्वेश्चन में, तो आपको सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखो दिख रहा है, अगर थर्ड आपको पता है कि थर्ड इज यस रॉन्ग, सर। तो थर्ड हटा दोगे आंसर आ जाएगा। है ना? यस सर। चले यस आगे। यस। यस सर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये क्या है? पहले क्या होता था ना, एसएससी का फर्स्ट लेवल का एग्जाम अलग, रेलवे का एग्जाम अलग, बैंकिंग का एग्जाम अलग। तो अब गवर्नमेंट ने एक सीएट सेट लेके आने, मतलब सोच रहे हैं ये लाने का। सेट क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब पहला जो टायर होगा, फर्स्ट लेवल जो होगा एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, इसका सेम एग्जाम होगा सेट का। 2 बार होगा ओके। साल में। आपका जो भी स्कोर आएगा वो 3 साल तक एप्लीकेबल रहेगा। अब इसका ये मतलब है कि आप 3 साल में दे सकते हो उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम, सब्जेक्ट टू योर अपर एज लिमिट। और जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। जैसे गेट वेट भी देते हैं ना बीटेक करने के बाद,
तो गेट में भी यस यही सर, होता है ना, यस सर। स्कोर जो होता है कि बहुत सालों तक एप्लीकेबल है, 3 सालों तक, तो यही चीज वो गवर्नमेंट सोच रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू लाने का। और इसमें बहुत सारे एम है गवर्नमेंट के कि जनरली क्या होता है आजकल जहाँ पे भी सेंटर वेंटर पड़ता है वो मेन सिटीज में पड़ेगा, वो सोच रहे हैं कि नहीं हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हो जहाँ पे एग्जाम होगा सेट का, ठीक है, और ये एग्जाम करवाएंगे फर्स्ट लेवल का एसएससी का, आईबीपीएस का और रेलवे का। तो ये देख लीजिए उसको फटाफट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यस क्या सर। होता है, पढ़ लो पहले बेटा, पढ़ लो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ना है, ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, कोई चिंदी एग्जाम नहीं है ये। इसमें आप कितना भी पढ़ लो आपको हमेशा लगेगा कि नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ना है ताकि उससे क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, और फिर क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि 100 अटेम्प्ट करना है। आप जनरल है, ओबीसी है, क्या है शबनम? सर जनरल। जनरल है ना, तो 100 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम यस अटेम्प्ट सर। करने की कोशिश कीजिएगा, 85 90 के अराउंड। लेकिन अगर और अटेम्प्ट कर पाए बहुत अच्छा, लेकिन ये मत सोच के जाइएगा कि पूरा का पूरा 100 ही करना है, समझ में आ रहा है ना? आप तो जनरली सर कितना, अगर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगी और रॉन्ग हो गया तो फिर तो मेरे लिए लॉस है ना? और तुम कम अटेम्प्ट करोगे वैसे भी एग्जाम नहीं निकलेगा, तो क्या फायदा कम अटेम्प्ट करके? मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा, 85 टू ओके 90 सर। तो करना ही पड़ेगा, उससे कम कहाँ, क्या करोगे? जनरल है, कट ऑफ जाता ही है 98 99 100, तो कैसे? या तुम देख लो टेस्ट देके तुम्हारा क्या मार्क्स आ रहा है, तुम्हारा क्या गोल्डन मीन है, बट इससे कम आई डोंट थिंक मतलब सही है वो। ज्यादा ठीक है, कम ओके सर। नहीं होना चाहिए। और वो इटरेशन से होगा, 3210 मेथड यस सर। लगाइएगा, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? यस सर। देख लिया इसको बेटा, आगे चले। यस सर। आपको ये पता था एनआरए और सेट के बारे में? नो सर। झूठ बोलता है। नो सर। यस सर। डन। आगे चले। यही सारी बातें चल ओके। रही हैं इसमें, इसको देख लीजिएगा आराम से, क्या क्या लिखा है मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दिया है, मतलब बता दिया मैंने इसमें क्या क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है? अब डिप्टी स्पीकर, हमने अभी स्पीकर के बारे में देखा, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट नहीं है, ये भी एक मेंबर होगा लोकसभा का। जिस भी मेंबर का ये, सॉरी, जिस भी कमेटी का ये पार्ट होगा उसको ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा। तो ऑब्वियसली ये उन सारे कमिटीज का पार्ट नहीं होगा जिसका चेयरमैन स्पीकर था। स्पीकर किसका किसका चेयरमैन था? जा भूल गया, छबू मियाँ। सर सोच रही हूँ। स्पीकर चेयरमैन था। किसका किसका? राज्यसभा। बट लोक स्पीकर चेयर, लोकसभा स्पीकर चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का? लोकसभा। अरे वो चेयरमैन था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का, जनरल पर्पस कमेटी का। ओ लास्ट पॉइंट, ओ यस। और अभी हमने क्या बोला कि डेप्यूटी स्पीकर अगर किसी कमेटी का वो मेंबर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वो चेयरमैन हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली डेप्यूटी स्पीकर इन सारी कमेटीज का मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि इनका चेयरमैन कौन है? स्पीकर। हम्म। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए लाइक ओके। सर क्या क्या बोल यस। रहे हैं आप? सर समझ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। क्योंकि अरे, दो चेयरमैन नहीं हो सकते। अरे वाह 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 वाह। पढ़ो इसको फटाफट। ईस्ट और वेस्ट, छबू मियाँ इज द बेस्ट। 10 मिनट बचा है मेरे पास, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। समझ में? आप यहाँ देख, जनरली पहले क्या होता था, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने सोचा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लगता है, स्पीकर रूलिंग पार्टी से आएगा और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से। तो बताओ अभी डेप्यूटी स्पीकर कौन है लोकसभा में? कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग देते ही नहीं है, जो बीजेपी वाले हैं वो देते ही नहीं है किसी को, बोलते हैं कि तुम्हारा तो 10% सीट ही नहीं है ये वो, तो हम लोग किसी को डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाएंगे। तो ये पोस्ट वेकेंट था एज फार एज आई नो। आपको पता करना है कि ये अभी भरा है या नहीं भरा है, लेकिन इस पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट अभी वेकेंट है, समझ में आ रहा है? ओके। ओके सर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विट्ठल भाई पटेल जो थे फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिससे कि बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे आया था। आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा हिस्ट्री। बाई कैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 एक्ट से। ये बाई कैमरलिज्म सेंटर में था और फिर प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको 1935 एक्ट से। इंडिपेंडेंट इंडिया में जीवी मावलंकर जो थे ये फर्स्ट स्पीकर थे, कभी कभी पूछता है, ठीक है? आगे चले। यस सर। तो ये जीवी मावलंकर है, ये फोटो आपको पता करना है कि ये जो क्यूटी पाई हैं, इतने इनोसेंट लुकिंग गाय, इनका क्या नाम? इसका आंसर क्या ओके है सर। छबू मियाँ?
देखिए, इलेक्शन हो या लोकसभा सर या हाँ, हाँ, 1 रॉन्ग है। 1 रॉन्ग है। 1 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि 50% वोट आया है नहीं, 100 वोट है, मान यस लीजिए सर। हाँ, अगर किसी को 26 वोट भी आया है और बाकी लोगों को 26 से कम आया है, तो वो ए जीत जाएगा, राइट? तो दिस इज़ डज़न्ट मेक एनी सेंस। वी हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम है हमारे यहाँ, है ना? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आगे जब हम मेंस पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है एफपीटीपी के साथ। और ये जो है सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, इन्होंने अपना कन्वेंशन बना लिया है ऐसा कि स्पीकर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी को और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को जाएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसीलिए बिकॉज़ दे आर सेइंग कि प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। इन्होंने खुद अपना कन्वेंशन बनाया है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Since the 11th Lok Sabha, there has been a consensus. ये नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है? पढ़ लेते चलो, यस सर। आगे चले, यस सर। ठीक है? तो आंसर क्या होगा डी। अब जो एक चीज हम मेंस में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में डीमेरिट्स, फिर हम ये डायग्राम भी समझेंगे, लेकिन अभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चले, यस सर। क्या हो गया? तुम बड़ा दुखी दुखी आवाज में लग रहा है तुम्हारा आवाज। नो सर। ठीक है, स्पीकर प्रो टेम अभी मैंने आपको बताया था कि जो मान लीजिए पुराने हैं ओम बिरला सर, वो 2024 तक रहेंगे, 2024 में नया लोकसभा बनेगा। तो जब तक कि नया फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग में स्पीकर प्रो टेम इलेक्ट होगा, उससे जस्ट पहले वो रिजाइन करेंगे। तो नए लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग से जस्ट पहले वो रिजाइन कर देंगे ओम बिरला सर, और फर्स्ट मीटिंग में एक स्पीकर प्रो टेम जो कि जनरली सबसे बूढ़ा मेंबर होता है, वो अपॉइंट होगा। उनका काम यही है कि ओथ दिलवाए। तो ये सीनियर मेंबर होते हैं, ये होता है स्पीकर प्रो टेम, टेम्पररी ऑफिस है। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में ये सबको ओथ वो दिलवा देंगे, फिर नया स्पीकर इलेक्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या होता है स्पीकर प्रो टेम? यस सर। थोड़ा थोड़े एजेड होते हैं। थोड़ा एजेड होता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। अगेन एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है कि हम वेंकैया नायडू सर को चेयरमैन नहीं बना रहे हैं। वेंकैया नायडू सर क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है तो हम उसको चेयरमैन बना रहे हैं। अगर शबनम भी वाइस प्रेसिडेंट होगी इंडिया की, तो वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बन जाएगी राज्यसभा की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अरे छबू मियाँ, इसको तो पढ़ लिया था, आगे चले। यस सर। युक्ति, अगेन ये कुछ बेसिक क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स की चीजें हैं, जिसमें कि वो देख रहे थे कि जो एचआरडी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोविड रिलेटेड कितनी बातें बता रहे हैं। तो जो पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने ये युक्ति स्कीम लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा कि ये कोविड से रिलेटेड था, फुल फॉर्म वही लिखा हुआ है वहाँ पे, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये सारी बातें यहाँ हो रही है। युक्ति किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, किससे रिलेटेड है, इतना आता है काफी है। निष्ठा क्या है? निष्ठा अगेन, सर यू हाँ, हाँ सर, यूपी किस मिनिस्ट्री से वो एजुकेशन? और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, जो एमएचआरडी था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो हाँ गया। एमएचआरडी। हाँ, यस सर। ये ये भी जो निष्ठा है, ये भी उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं स्कूल स्कूल में बहुत फालतू हैं, पढ़ाते नहीं ढंग से, तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए निष्ठा स्कीम आया हुआ है। ये अंडर समग्र शिक्षा है। अब ध्यान ये रखिएगा कि समग्र शिक्षा स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। युक्ति निष्ठा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समग्र शिक्षा स्कीम। ये प्री स्कूल से क्लास 12 तक के लिए एक पूरी एक सिंगल स्कीम है ये। प्री स्कूल मतलब नहीं था, 2 साल से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन। हाँ, तो वो जो प्री स्कूल होता है, वहाँ से लेके क्लास 12 तक को कवर करती है समग्र शिक्षा। पहले 3 स्कीम थे, एक था सर्व शिक्षा अभियान, एक था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एक था टीचर्स एजुकेशन। ये तीनों को मर्ज करके बनाया गया है समग्र शिक्षा। तो वो सारी जो तुम्हारी सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सबको कवर करती है, प्लस टीचर एजुकेशन को भी वो कवर करती है। तो समग्र शिक्षा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो आपको मैं अभी स्लाइड दिखा दूंगा। तो ये बातें हो रही है निष्ठा में कि जो टीचर्स हैं वो थोड़े ढंग के हों, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही इनिशिएटिव है। समग्र शिक्षा फटाफट देख लो उसको। डन सर। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से क्या समझते हैं शब्द? सर ऑपोजिशन का लीडर। ऑपोजिशन का लीडर, तो हर एक जैसे लोकसभा में भी एक ऑपोजिशन का लीडर होगा, लेकिन दिक्कत ये है, इशू ये है कि अगर किसी पार्टी को 1/10 सीट मिला है, मान लो 550 सीट है लोकसभा में, तो इफ यू हैव गॉट 55 और मोर सीट, तभी आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हो। तो मेरे को ये बताओ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में कौन है? आपको पता है कौन है शबनम? नो सर।
कोई नहीं है, वेकेंट है ये सीट 2014 से, क्योंकि किसी भी पार्टी को 55 या उससे ज्यादा सीट नहीं मिले हैं जो ऑपोजिशन में है। सो दिस पोस्ट इज वेकेंट सिंस 2014। अब मेरे को पता लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में कौन है? तो पता नहीं। क्यों शबू मियाँ इतना दुखी होके बोल रहे हो? आज तुम खाना नहीं खाया है। खाया सर। क्या खाया सर? सर रोटी। पराठा नहीं खाया आज? नो सर। क्यों सर? खाना चाहिए ना पराठा, पराठा तो अच्छी चीज होती है। यस सर। ये गुलाम नबी आजाद थे 2014 से फरवरी 21 तक, क्योंकि वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को मिला है 110 से ज्यादा सीट। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं फरवरी 21 से, क्योंकि आई थिंक गुलाम नबी आजाद सर ने संन्यास ले लिया। ये क्या बोलते हैं, लाइक मतलब पॉलिटिकल इन सारी चीजों से वो ऊपर उठ चुके हैं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन 110 सीट है, तभी होगा। याद ये रखिएगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है लोकसभा में कोई नहीं है, क्योंकि किसी को 110 से ज्यादा सीट नहीं मिला है। समझ में आ रहा है सरन मैम? यस सर। बहुत अच्छे हैं आप। ये जो क्यूटी पाई है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है गुलाम नबी आजाद। ये थे। बहुत लोग सोचते थे कि ये जो लीडर है, आई थिंक ये कोई बंगाल से लीडर है कांग्रेस के, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, बट ऐसा नहीं है। वो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, कांग्रेस के लीडर है लोकसभा में। लेकिन कांग्रेस वहां पे सब उनको 110 सीट मिला नहीं है, तो इसको माना नहीं जाता लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का। देयर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये ध्यान रखना, वो पूछ देंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है सर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सर। 1 मिनट 36 सेकंड है हमारे पास। मैं बता दूं? बोलिए सर। बहुत दुखी लग रहे हो तुम। क्या हो गया बताओ, क्या टेंशन है तुमको? कुछ नहीं रहता है। कुछ नहीं सर। टेंशन और एग्जाम का? यस सर। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। देख भाई, 1 मिनट 12 सेकंड बचे, मैं बता रहा हूँ। लोकसभा में अगर पार्टी के पास मिनिमम 75 मेंबर्स हैं, तभी इस लीडर कैन नॉट बी। नहीं, ये गलत है ना, मिनिमम 55 मेंबर्स हमने देखे थे। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है ना? थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये तो पता है, अभी बताया 1/10 लेस देन 1 मिनट बचा है। अगर थर्ड रॉन्ग है तो देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन हटा दो, देखो सॉल्व होता है कि नहीं। यस सर, 2 ओनली। हाँ, है ना? बी। और फर्स्ट फर्स्ट लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, वो फर्स्ट टाइम जो है रिकॉग्नाइज हुआ था 1969 में। ये सारी बातें सही। स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी सर की है, जो आपने तभी पढ़ा था जब मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे। अब ध्यान ये रखिएगा सर, कि हमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है, मतलब मंडे को, वो स्टार्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से स्लाइड से? 273। फ्रॉम 273। तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करना है कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए किसी भी हालत में। आप जितना ज्यादा पढ़िएगा, आपके पास एक दिन का भी टाइम है, उतनी जल्दी हम खत्म कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा पूरा 457 तक पढ़ने का इसको, ठीक है? ओके सर। चलिए सर, मिलते हैं फिर मंडे को। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।